अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बुध के रोज तारीख रकम हुई है, पहली मरतबा तारीख में पाकिस्तान के किसी फौज के सरबराह को व्हाइट हाउस की दावत दी गई। इससे पहले पाकिस्तान के जो फौजी सरबराहान हैं वो व्हाइट हाउस जाते रहे हैं, लेकिन नॉट एज पाकिस्तान के आर्मी चीफ बट एज हेड ऑफ स्टेट। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से दावत दी गई। और मीटिंग तो शेड्यूल थी 1 घंटे के लिए, लेकिन वो मीटिंग जो है वो 2 घंटे से ज्यादा चली। और उसके बाद फिर जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि व्हाइट हाउस जो भी आता है उनके बारे में वो अच्छे कलमात नहीं कहते, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एजाज की बात थी कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले। और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया कि बहुत से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई, खास करके जो हालिया इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी है। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है शायद बाकी मुल्कों के मुकाबले में ईरान को बेहतर जानता है। फिर अगेन उन्होंने ये कहा कि शहबाज, इस मीटिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी उस जंग को उन्होंने रोकने में मदद दी। तो ये मेरे ख्याल में जब आमतौर पर तो हम जब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं लैंडमार्क और हिस्टोरिक, सम टाइम ये होता है कि एग्जेजरेट भी कर रहे होते हैं, बट दिस इज रियली हिस्टोरिक गिवन द फैक्ट कि अदरवाइज अमेरिका की तारीख में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को छोड़ दें, कोई भी किसी और मुल्क का भी जो आर्मी चीफ है वो प्रेसिडेंट इस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। और अगर आप 3-4 महीने पहले चले जाएं, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत है, और उस वक्त अगर आपको कहे कि एक दिन अमेरिका के सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरीके से जोराने पर बुलाएंगे, तो शायद वो एक टीवी का स्क्रिप्ट के तौर पर तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, शायद हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ना होता। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक है। अनयूजुअल टाइम्स हैं जो खित्ते के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं, जो ईरान इसराइल जंग है, फिर ये वाली जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अगर आप देखें इसको इस एंगल से कि जब ये इंतखाबात हुए थे पिछले साल, तब से लेके आज तक, उस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी, हुकूमत का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उस वक्त एक दबाव था, और एक ख्याल ये था, एक खदशा था कि जो इंतखाबात हुए मतनाज़ा जिस तरीके से जो एक एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लेवल की गई, उसके बाद लग ये रहा था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वेस्ट के अंदर अपना जो पाँव है दोबारा जमाए अपने पाँव, और कोई बेहतर वहाँ से कोई डील कर सके, कोई डिप्लोमेसी के अंदर कोई बेहतरी ले आ सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 साल में इवेंट्स हुए, खासतौर पर पिछले चंद महीनों से, तो बहुत ज़्यादा जो तब्दीलियाँ वो आई हैं। और दिस इज़ अगेन लैंडमार्क है कि एक आर्मी चीफ जो है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, और जिसमें गालबन कोई सिविलियन गवर्नमेंट का रेप उस मीटिंग में भी नहीं था, तो इट वाज दैट क्लोज मीटिंग। बिल्कुल। और इस पे जो सबसे अहम सवाल है, लोग जो सवाल भी कर रहे हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि दुनिया में कोई मुफ्त की रोटी आपको नहीं खिलाता, और वो भी अगर अमेरिका हो। तो बहुत से इसके हवाले से बातचीत भी हो रही है, अफवाहें भी हैं कि आखिर इस मौके के ऊपर अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों इन्वाइट किया, क्या ईरान से मुतालिक वो पाकिस्तान से कोई ऐसा मुतालबा करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसके हवाले से दोनों अतराफ से जो बयानात, एक तो ट्रंप का हमने देखा, फिर ISPR ने एक तफसीली बयान भी जारी किया जिसमें एक्नॉलेज किया गया कि यस, जो ईरान इसराइल का जो तनाज़ा है इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और दोनों फरीकैन ने इस मसले के हल पर जोर दिया है। अब जो अहम बात है कि आखिर वहाँ पर क्या बात हुई होगी, तो कुछ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। कल दफ्तर खारजा की भी ब्रीफिंग थी, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान की जो अदरवाइज असूली मौक़िफ़ है, हमने इजरायली जो हमले हैं ईरान के ऊपर उसकी मजम्मत करते हैं, हमने कहा है कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की वायलेशन है, फिर ईरान के हक को हमने तस्लीम किया है जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह कहना था कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, और उनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं, यही मौक़िफ़ और जो कंसर्न है पाकिस्तान का वो अमरीकी सदर के सामने रखा होगा। अब उसमें एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है इस मुलाकात से पहले जो आर्मी चीफ के साथ ट्रंप की हुई, काफ़ी इंडिकेशंस आ रही थी कि शायद अमेरिका बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ इस जंग में एक्टिवली शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुलाकात के बाद एक तो जो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पर्सपेक्टिव सुना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और शायद वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में ईरान को बेहतर जानते हैं। कल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ये स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका कब इसमें इन्वॉल्व होगा, इस जंग में, या फौजी ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा,
उस फैसले को उन्होंने 2 हफ्तों तक के लिए मौखर कर दिया है। और यहां पर यह डिबेट हो रही है कि क्या इसकी वजह यह तो नहीं है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुलाकात उनके साथ हुई और जहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई और जो इश्यूज के बारे में हाईलाइट किया गया, क्या उसके बाद जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं? और मेरी जो कुछ जराए से बात हुई है शहबाज, उसमें यही कहा गया है कि ट्रंप, आपको पता है कि जो इलेक्शंस जीत के आए हैं, एक तो उन्होंने नारा लगाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि दुनिया को वो किसी नई जंग में अमेरिका को नहीं धकेलेंगे और वो पॉलिसी पर अपने कायम रहना चाहते हैं। रेटरिक उनका अपनी जगह पर आज भी अपने कहा जाता है कि जो क्लोज सर्कल्स में लोग हैं वो अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कायम है कि किसी तरीके से इसका एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट निकल आए। और कुछ शुनीद ये भी है कि शायद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वहां पर गए थे, आपको पता है कि ये तनाज़ा शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ईरान भी गए थे, तो वो भी अमरीकी सदर इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानने के लिए। और पाकिस्तान का जो इस वक्त एम्फेसिस है, जो मेरी जराए से बात हुई है, जो बताया गया है कि इसका जो वाहिद हल है वो डिप्लोमेसी के जरिए ही है। अगर आप फौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो मसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए बढ़ेंगे, पाकिस्तान के लिए तो बढ़ेंगे, उस पर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। तो जो अंडरलाइन मैसेज था वो अमेरिका के लिए, अमेरिकी सदर के लिए यही था कि जो डिप्लोमेसी है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और यही एक वाहिद हल है। और शायद उस वजह से जो अमेरिकी सदर हैं, अब 2 हफ्तों का उन्होंने टाइम दिया है कि इन 2 हफ्तों के दौरान में भी डिप्लोमेटिक सतह पर कामरान, पाकिस्तान का जो खत्ते में रोल है वो इंतहाई अहम है, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो या ये ईरान इसराइल की जंग है। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम कंट्री है। तो इसमें एक और जो एंगल था इस सारी डिबेट के अंदर कि गालिबन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने भी व्हाइट हाउस जाना था लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सुलह की कोशिश भी कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, परमानेंट ट्रूस की, या इसका सिर्फ मिडिल ईस्ट कॉन्टेक्स्ट? देखें, उन्होंने तो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग का उन्होंने खात्मा करवाया है। और जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात तय थी G7 समिट में, वो ये गए हुए थे और ट्रंप भी गए हुए थे, मोदी भी वहां पर थे, लेकिन उनकी वहां पर मुलाकात नहीं हुई। तो इनकी टेलीफोन पर बात हुई थी और बकौल जो भारतीय जो गवर्नमेंट का मौकफ है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इनवाइट किया था कि कनाडा की वापसी पर आप भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वाशिंगटन का दौरा करें। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद उसकी जो टाइमिंग है ऐसी थी कि ट्रंप ये बताना चाहते थे दुनिया को कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत करवाना चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि वो मसरूफ हैं और वो नहीं आ सकते। दूसरी जो एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करनी है कि कल जो आर्मी चीफ है उनकी वाशिंगटन के अंदर जो मुख्तलिफ अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं उनके लोगों से भी वहां पर बात हुई है और वहां पर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे बातचीत की है। 2-3 बातें, कम से कम 2 जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ मेरी बात हुई है, नाम मैं ज़ाहिर है कि नहीं उनका बता सकता। एक तो उन्होंने ये कहा है कि पिछली दफ़ा भी जब आर्मी चीफ वहां पर गए थे और थिंक टैंक्स के लोगों से इंटरेक्ट किया था, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे यानी कि जो सैयद आसिम मुनीर, और जो कल मीटिंग हुई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब पहली मरतबा गए थे तो उन्होंने बहुत कम बातचीत की थी और उस वक्त के जो DG IS आए थे बार बार उनसे मशवरा करके वो बात करते थे। इस दफ़ा तकरीबन 1.25 घंटा फिलबदी वो बोले हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ बोले हैं और उनका ये कहना था कि पहली मरतबा बहुत वो पुरएतमाद उस तरीके से नजर आए। जो मोर इंपॉर्टेंट, बहुत से वैसे तो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक तो पर्सपेक्टिव दिया ओवरऑल हिस्टोरिक पाकिस्तान US रिलेशनशिप का, फिर सबसे जो अहम बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि हम अप फॉर सेल हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वहां पर यह कहा है कि हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं है, हमें 2017 से हमारी इमदाद वैसे ही बंद है, हमें ना कोई सिक्योरिटी असिस्टेंस की ज़रूरत है ना इमदाद की ज़रूरत है, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम ट्रेड आपके साथ चाहते हैं, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके अंदर क्रिप्टो है, वहाँ पर सरमायाकारी हो सकती है। एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है जीरो सम गेम नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखेंगे तो चीन को हम इग्नोर कर दें या चीन के साथ ताल्लुकात रखें तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। उन्होंने वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये कहा कि चीन ने कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखें। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत से इश्यूज के ऊपर बात की और एक जो पॉइंट पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में उनका यही मौकफ था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि एक प्रोग्रेसिव और लिबरल जो पाकिस्तान की सोसाइटी है उस तरफ हमें जाना चाहिए और रेडिकलाइजेशन जो है वो उसको पाकिस्तान में ख़त्म हर सूरत में होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी विजिट से मुतालिक हम हुसैन हक्कानी साहब से बातचीत करेंगे। सो स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और डेवलपमेंट आज हुई है। आर्मी चीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और उस टेलीफोन में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है और ख़ुद भी अमरीकी सदर ट्रंप से उन्होंने मिलने का इजहार किया है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अब फर्दर जो हैं इनको बेहतर होना चाहिए और हाई लेवल जो इंगेजमेंट्स हैं ये जारी रहनी चाहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुसैन हक्कानी साहब ने। जी हक्कानी साहब, आपने मुहरकात का जिक्र किया और यही बताया कि शायद इस मुलाकात में ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है। डोंट यू थिंक इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं है, इट इज़ प्योरली प्रेसिडेंट ट्रंप्स इनिशिएटिव? नहीं, ये तो यकीनन एक पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा है और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत ने इस मामले में पेशरफ्त की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम का इसमें बहुत अहम किरदार रहा है। उन्होंने अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की क़यादत के साथ और जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ रवाबित बरकरार रखे हैं, उनसे डायलॉग जारी रखा है और उसी वजह से ऐसा मुमकिन हो सका है कि सदर ट्रंप ये समझ सकें कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरत अगर होनी है और अमेरिका को पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करने हैं तो उन्हें बराह रास्त पाकिस्तान में इख्तियार के मालिक शख्सियत से बात करनी होगी और इसीलिए उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। अच्छा हक्कानी साहब, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि मुफ्त की रोटी आपको कोई नहीं खिलाता, और ख़ास करके वाइट हाउस में अगर आपको दावत दी जाए तो वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बगैर किसी मतलब की होगी। तो बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। आपके ख्याल में ये जो लंच दिया गया और कहा गया कि हलाल लंच है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके बदले अमेरिका की और मौजूदा जो इंतजामिया है उनकी? पहली बात तो यह है कि जब भी मुसलमान ममालिक के सरबराहान ममलिकत को वाशिंगटन बुलाया जाता है और व्हाइट हाउस में लंच दिया जाता है तो वो हमेशा हलाल ही होता है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि लंच उनको हलाल ही सर्व किया जाता है, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक रहे हों, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट मुशर्रफ रहे हों, चाहे सऊदी अरब के हुक्मरान हों, चाहे दूसरे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हों, चाहे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो। अब आइए इस तरफ के क्या ये फ्री लंच है कि नहीं। फ्री लंच तो यकीनन नहीं है। अमेरिका की कुछ ना कुछ तवक्कुआत होंगी। ये बात सिर्फ फील्ड मार्शल और उनके साथ जो लंच में शरीक थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI उनको पता होगी, लेकिन चंद तवक्कुआत दोनों तरफ की ऐसी हैं जो शायद पूरी दोनों न कर सकें। मसलन अगर पाकिस्तान ये ख्वाहिश करे कि अमेरिका भारत के मामले में पाकिस्तान का खुलकर साथ दे या भारत पर दबाव डाल के उसको मुज़ाकरात पर आमादा करे तो शायद ये ना हो सके। इसी तरीके के साथ अगर अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे या चीन से अपने ताल्लुकात ख़त्म करे या उनको कमज़ोर करे तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। जहाँ ये बात पेशरफ्त, जहाँ इन ताल्लुकात की हो सकेगी वो हैं अमली बातें, कुछ कारोबारी मामलात। सदर ट्रंप हमेशा कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोलेगा तो यकीनन ऐसा मुमकिन होगा कि इसमें पेशरफ्त हो। अगर अमेरिकी सदर राजी हों पाकिस्तान को कुछ हथियार बेचने पर तो पाकिस्तान यकीनन उनको खरीदने में दिलचस्पी रखेगा। काउंटर टेररिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें दोनों ममालिक का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तान भी चाहता है कि दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में होने वाले बंद हों और अमेरिका को उनके मामलात में वो इंटेलिजेंस चाहिए जो पाकिस्तान के पास दस्तयाब होती है। तो ये एरियाज हैं जहां पे बात आगे बढ़ सकेगी और इस लंच का वो एक मस्बत नतीजा निकलेगा। बाज़ एरियाज ऐसे हैं कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हमेशा अहम होता है, ज़रूरी होता है, और अच्छे ताल्लुकात होने के बाद बावजूद भी आप बाज़ चीज़ों में दूसरे को उसकी मर्जी पूरी करने का मौका नहीं दे पाते। अच्छा हक्कानी साहब, इसमें एक नुक्ता जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस अमेरिका की ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी एक तारीख रही है अमेरिका के साथ ताउन की। अफगानिस्तान की बात करें 2 मरतबा जिस तरीके से हमने फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है दिस टाइम कि हम अफगानिस्तान में तो अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन सकते हैं लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ वो किरदार अदा नहीं कर सकते?
अफगानिस्तान में फ्रंटलाइन स्टेट बनने में बहुत सारे मुहर्रिकात थे। मसलन जब रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने फैसला किया तो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ये चाहते थे कि रूस का मुकाबला किया जाए। चीन को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था, हमारे अरब भाइयों को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था, और रूस के खिलाफ जिहाद जो है उसके लिए फ्रंटलाइन स्टेट बनने में हमें सबका ताउन हासिल था। उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई तो तब पाकिस्तान ने बड़ी एहतियात के साथ अमेरिका का साथ दिया, लेकिन साथ दिया उसमें भी कोई पाकिस्तान का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर नहीं हो सकता था। ईरान का मामला यह है कि ईरान के भारत के साथ ताल्लुकात हैं। ईरान और पाकिस्तान की सरहद ही नहीं मिलती, बल्कि एक बड़े ही ट्रबल्ड एरिया में मिलती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में भी परेशानियां हैं, ईरान को भी परेशानी का सामना है। अगर वो परेशानियां बढ़ी पाकिस्तान के लिए तो ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफाद में नहीं होगा। इसी तरीके के साथ चीन बलूचिस्तान में सीपेक पर काम कर रहा है, वो भी ये पसंद नहीं करेगा कि ईरान के खिलाफ इक़दाम करने के लिए अमरीकियों को आने का ऐसा मौका दिया जाए जिसके नतीजे में चीन के मफादात के ऊपर ज़र पड़े। और आखिरी बात यह है कि ख़ुद पाकिस्तान की अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की मजहबी या फ़िरक़ा वाराना अदम हमाहंगी ना हो, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ मामला ऐसे हैं। और आखिरी बात यह है कि ये लड़ाई असल में ईरान और इसराइल की है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम ईरान के मुकाबले में इसराइल का साथ देने की किसी पॉलिसी को कबूल कर सकेंगे, और ना ही हमारी क़यादत कभी ऐसा होने देगी। नौकानी साहब, आपने बात की कि भारत के मुकाबले में शायद पाकिस्तान की उस तरीके से अमेरिका मदद ना कर सके। आज एक टेलीफोनिक कॉल हुई है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से रीड आउट आया है उसमें मेंशन, उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें जो इश्यूज मेंशन किए गए उसमें पानी के मसले का भी जिक्र किया गया है, उसमें कश्मीर के मसले का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो आज की कॉल आई है, जो परसों वाली मुलाकात हुई थी उसके बाद, इसकी कितनी अहमियत है? लेकिन कॉल तो मैंने नहीं सुनी, तो इसलिए मुझे नहीं पता। मेरा ये ख्याल है कि कॉल इसलिए की गई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये सवाल पैदा हुआ होगा कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत से क्यों रब्ता नहीं है, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर लिया और बात भी कर ली। और फिर क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो मसाइल ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में एक छोटी सी कमज़ोरी हमेशा है कि जब हम पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें हम हमेशा ये बताते हैं कि हमने क्या कहा, ये बहुत कम बताते हैं कि दूसरे ने क्या कहा। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडस वाटर्स ट्रीटी पर अमल दरामद कराने से आगे बढ़कर कुछ और इस मामले में किरदार अदा कर सकेगा। इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली तो बहरहाल होनी होगी, भारत को मानना पड़ेगा वो, क्योंकि वो मुआहदे से एकतरफा तौर पर नहीं निकल सकते। लेकिन मज़ाकरात की मेज पर बैठना, मसला कश्मीर पर बातचीत करना, इन चीजों के ऊपर भारत का फैसला होगा, इतना आसान नहीं होगा उस पर। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब, अगर इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर ही भारत मान जाए और अमेरिका अपना रोल प्ले करे, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी ना। उसे जो जंग का खतरा अभी भी मौजूद है वो टल जाएगा। जी, मेरा ये ख्याल है कि वो बहरहाल वो ऐसी चीजें कि जो होनी ही है। वर्ल्ड बैंक के उसके इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल है, उसी के ज़ेर तमाम ये मुआहदा हुआ था, और मुआहदे से एकतरफा तौर पर निकलना मुमकिन नहीं होता। ये भारत के जो डिप्लोमेट हैं उनको भी पता था, ये एक सियासी फैसला था जो उनकी हुकूमत ने किया, कुछ वक्त इसमें लगना था और उसके बाद ये होना ही होना है। तो ये कोई नई चीज नहीं होगी कि जिसके अंदर अमेरिका या ट्रंप इंतजामिया ने को बहुत बड़ा किरदार अदा कर दिया। असल सवाल ये कि क्या वो भारत को इस बात पर आमादा कर सकेंगे कि अमेरिका की मीडिएशन वो कबूल करे मसला कश्मीर पर, और वो मुझे होती इसलिए नजर नहीं आ रही कि भारत पहले भी उसको रेजिस्ट करता रहा है और अब भी रेजिस्ट कर लेगा। और ये याद रहे कि अमेरिका और भारत का तिजारती जो रिश्ता है वो 160 अरब डॉलर का रिश्ता है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती रिश्ता सिर्फ 7 अरब डॉलर का रिश्ता है। हक्कानी साहब, बिल्कुल क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर ये जो हमें अभी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, क्या ये शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, वक्ती है, जैसे माजी में होता रहा है?
जी बिल्कुल वक्ती ही होगी, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा हर एक के ही वक्ती होते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अमेरिका के साथ करना इतना आसान नहीं है। हर 4 साल बाद इंतखाबात होते हैं, सदर तब्दील हो जाता है, हर 2 साल बाद कांग्रेस बदलती है। बहुत कम ऐसा हुआ है, कोल्ड वॉर के जमाने में ऐसा हुआ था कि दोनों पार्टियों का बाज मामलात के ऊपर इत्तेफाक राय हो, वरना हर चंद साल के बाद पॉलिसी तब्दील अमेरिका की होती है, और उस पॉलिसी की तब्दीली के लिए जिस किस्म की असर और रसूख की अमेरिका में जरूरत है, वो हासिल करना आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, ज्वाइन किया और अपना जो वैल्यूएबल इनपुट है उन्होंने दिया, और आई थिंक बड़ा फेयर एनालिसिस, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब पर वैसे भी तनकीद भी माजी में भी और अभी भी होती रही, बट अदरवाइज आई थिंक उनकी राइटिंग्स और जो किताबें भी उन्होंने लिखी हैं आई थिंक ठीक डायग्नोज किया है। समटाइम आपको जो सच्ची बात है वो कड़वी लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कामरान, एक रियलिस्टिक उन्होंने एक अपनी असेसमेंट दी है। देखिए उनका एक वर्ल्ड व्यू है, वो दुनिया को बाहर से बैठ के देख रहे हैं। हम जब पाकिस्तान से बैठ के एनालिसिस कर रहे होते, तज्जिए कर रहे होते, तो हमारे पास शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आपको वाशिंगटन में बैठ के या गल्फ की किसी स्टेट के अंदर बैठ के मिल जाती है, और वहाँ पे आपका जो एक्सेस होती है वो कहीं बेहतर होती है बजाय कि वो लोग जो यहाँ बैठे होते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो दोनों साइड की बात करें, क्या पॉसिबली हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और बॉटम लाइन वही है कि जो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन हाई ना रखें। ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, जो उन्होंने एम्फेसाइज भी किया कि तमाम जो ममालिक हैं उनके जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, और पाकिस्तान के भी अगर इंटरेस्ट बेस्ड हो रहे हैं, जहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर्स हैं अमेरिका के साथ रिलेशन में, तजारत है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जो स्टेटमेंट आई उसमें भी रेकोडिक की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ उसमें भी ये सारे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। तो एक जो मिनिमम है काउंटर टेररिज्म आपका होगा डिफेंस वाली साइड पे, फिर जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जिसमें पाकिस्तान का जो रोल है एज अ प्लेयर, जो कि ईरान को भी समझता है और टू एन एक्सटेंड अमेरिका तक भी एक्सेस है। फिर मोर इंपॉर्टेंटली अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, मिनरल्स तो है ही अपनी जगह पे, फिर बायलैटरल जो ट्रेड की कंसेशंस है वो इश्यूज, तो इट्स अ गुड बिगनिंग। और उसमें जो जिक्र हम कर रहे थे, ज़रा वक्त हमारे पास कम था, इन्हीं के जो हुसैन हक्कानी साहब का इंस्टीट्यूट है हडसन, उन्होंने चंद रोज पहले, चंद हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी जारी की थी पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप से मुतालिक, और उसमें बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि बेशक जो अमेरिका के मुस्तकबिल के या फ्यूचर के जो इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ अलाइन करते हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान को नज़रअंदाज करें। पाकिस्तान की ऑन इट्स ऑन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 60-70% जो आबादी है यंग लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, फिर आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फिर आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमारे साथ जो ताल्लुकात रखें वो भारत के लेंस के जरिए नहीं, चीन के लेंस के जरिए नहीं, ईरान या अफगानिस्तान के लेंस के जरिए नहीं, बल्कि ऑन इट्स ऑन जो हमारे साथ आपको ताल्लुकात रखने चाहिए। और ये बात जो रीइटरेट की आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जो उनकी वहाँ पर जो थिंक टैंक्स के लोग थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, उनके साथ उनकी बातचीत हुई और यही पॉइंट उन्होंने वहाँ पर रेज किया। और जो ये थिंक टैंक है वाशिंगटन बेस्ड हडसन, मोर और लेस उन्होंने भी यही बात की। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ इश्यूज करेंगे लोकल जो हमारी इकॉनमी है उसके हवाले से। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से चंद माह पहले हुकूमत को ये लगा कि पाकिस्तान में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है, और पाकिस्तान ने फिर इजाज़त दे दी शुगर मिल मालकान को कि वो शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माजी में भी ये ड्रामा हम देख चुके हैं कि पहले बताया जाता है कि शुगर जो है या चीनी पाकिस्तान की जो खपत है उससे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़रिए मुबादला कमाया जाए और बरामद करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन फिर बाद में ख्याल आता है कि पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है, और फिर जो शुगर हम बरामद करते हैं उसी को इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही फैसला शहबाज जुमेरात के रोज़ हुकूमत की तरफ से सामने आया है। जितनी चीनी हमने बरामद की थी अब उतनी ही चीनी दरामद करने की बात हो रही है। तो ये क्या कहानी है? क्या ये सारे एस्टिमेट्स माजी में भी इस तरह के फैसलों की वजह से बहुत बड़े स्कैंडल्स भी बनते रहे हैं? तो ये इस फैसले की अब क्या मंतक है? कामरान, ये पुरानी कहानी है, हर साल रिपीट होती है। अगर हर साल नहीं होती तो हर 2-3 साल बाद ये कहानी रिपीट होती है। जब क्रशिंग सीजन इनका चल रहा होता है तो ये कहते हैं हमारे पास जो है चीनी जो है वो काफ़ी है, और फिर जैसे उस वक्त चूंकि सप्लाईज आ रही होती है तो इनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो इनके डिज़ायर के मुताबिक उतनी नहीं होती जितनी इनको चाहिए होती है। फिर ये मुल्क से बाहर चीनी बेचते हैं। जब चीनी मुल्क से बाहर जाती है तो डिमांड थोड़ी सी लोकल बढ़ जाती है, फिर कीमत बढ़ जाती है। फिर कहते हैं अब चीनी कम हो गई है तो अब चीनी हम दोबारा दरामद कर लेते हैं।
ये एक साइकिल चल रहा है और यही वजह है, कहा जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मफादात का टकराव है इस केस के अंदर, कि जब इन्फ्लुएंशियल लोग पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत के अंदर होंगे और उनके अपने कारोबार भी होंगे, तो फिर इस किस्म के जो है मसाइल पैदा होते हैं। बड़े डिटेल इसके ऊपर हमने प्रोग्राम किए थे चंद माह पहले, नाज़रीन को याद होगा। हमने उस वक्त बताया था कि जितना क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास चीनी मौजूद है, उतनी चीनी पाकिस्तान में नहीं है। ये इसके बावजूद, अगर आपको कामरान ये भी याद हो कि हमने बताया था कि जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसके जो फिगर्स में रद्दोबदल किया गया, काबीना की जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसकी 2 समरीज में वेरिएशन थी। एक समरी के अंदर जो खपत का लेवल कुछ और बताया गया था, दूसरी में कुछ और बताया गया था, और करना वही सिंपल था कि जी चीनी की बरामद की इजाजत देनी। अब ये इजाजत क्यों देनी थी? इजाजत इसलिए देनी थी कि उस वक्त जो चीनी की लोकल मार्केट में कीमत थी 125 रुपए से लेके 140 रुपए फी किलोग्राम के आसपास बिक रही थी। हुकूमत ने जो कैप लगाया हुआ था वो 143-144 रुपए के ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन मिल मालकान की जो है वो तसल्ली नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इवेंचुअली गवर्नमेंट को कन्विंस किया। और नाज़रीन, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के जो अदाद-ओ-शुमार अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, आप भी जाके दे सकते हैं। जुलाई से लेके मई 2025 तक इस माली साल में अभी तक हुकूमत ने जो इजाजत दी है चीनी की बरामद करने की, वो 7,65,000 मेट्रिक टन है। मिल्स मालका ने बाहर से 114 अरब रुपए कमाए चीनी को बेचकर, और ये जो एक्सपोर्ट हुई चीनी की, ये तकरीबन 2200% ज्यादा थी पिछले माली साल से। ये कोई हेर से इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जराए से इंफॉर्मेशन नहीं है। PBS जो हुकूमत का अपना इदारा है, प्लानिंग मिनिस्ट्री के मतहत, उसके ये अदाद-ओ-शुमार है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो असल कहानी अब शुरू होती है, जैसा कि हमने चंद माह पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये बात फिर चीनी की दरामद पर खत्म होगी। इस हफ्ते 2 इजलास हुए जिसकी सदारत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने की। ये क्यू ब्लॉक में इजलास नहीं हुए, ये वजारत खारजा में इजलास हुए, और फैसला ये हुआ कि चूंकि मुल्क में चीनी की जो है वो किल्लत है, तो 7,50,000 मेट्रिक टन चीनी जो है वो दरामद की जाएगी। इसमें तकरीबन 2.5 लाख टन वो होगी जो कि रॉ होगी चीनी, मतलब वो बाहर से खाम हालत में आएगी, और फिर जो शुगर मिले हैं उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, यानी दोबारा पैसा बनाएंगे उसके ऊपर। और 5 लाख टन जो है वो रिफाइंड चीनी होगी, बाहर से दरामद होगी लोकल मार्केट की जो है रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए। इस सारी कहानी में इधर से 7,65,000 टन का मुल्क से बाहर जाना, और अब ये फैसला कि 7,50,000 मेट्रिक टन जो है वो चीनी वो मुल्क में दरामद करना, बाहर से खरीदना। इस दौरान जो चीनी की कीमत, अगेन मैं PBS के नंबर्स कोट कर रहा हूं, जो कभी 140 रुपए 125 रुपए फी किलोग्राम थी, आप PBS की वेबसाइट पे जाइए, आज जो उसकी जो कम से कम कीमत भी PBS का जो सरकारी नंबर है वो 170 रुपए, नेशनल एवरेज 177 रुपए, और मैक्सिमम जो चीनी की कीमत जो ऑफिशियल सरकारी नंबर है वो 190 रुपए फी किलो है। ये है वो सारी कहानी, क्यों इजाजत दी गई और क्यों अब दोबारा दरामद की जा रही है। कामरान, सिंपल कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुकूमत का फैसला है, हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, कोई अब खदशा नहीं है किसी चीज का, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। इसलिए हम बरामद भी करेंगे जब हमारा दिल करेगा, और दरामद भी करेंगे जब दिल करेगा। और इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अक्सर हम कहते हैं कि इनको शुगर बैरन्स भी कहा जाता है, और इनके जो पहुंच है, ये रीच है, वो इक्तदार के ईवानों तक है, और हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें इनके इंटरेस्ट हैं, और इसी वजह से माजी में भी कमीशंस भी बने हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है जो मर्जी आपने करना है कर लें, जब हमारा दिल करेगा उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, जब दिल करेगा उसको इंपोर्ट कर लेंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन। क्योंकि अगर ये फैसले ठीक तरीके से लिए जाते तो आपने जो चीनी की कीमत बताई है वो फिर इस कदर उसमें इजाफा ना होता। कामरान, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है ना चीनी का, एक बड़ा ही एक एलीट पाकिस्तान में कमेंट दिया जाता है जी कि चीनी मुल्क में खाता कौन है। बिल्कुल लोग नहीं खाते चीनी। कौन नहीं खाते? अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स नहीं खाते। वो तो जीरो जो है वो डाइट, वो कैलोरी की वो कोक पीते हैं। जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो रिच पीपल है, वो चीनी नहीं लेते। ये गरीब की खुराक है। वो जो मजदूर, वो दिहाड़ी वाला, उस जो अपनी कैलोरीज इनटेक कहां से पूरी करता है, वो चाय पीता है। चाय में वो 1 चम्मच नहीं 3-3 4-6 चम्मच चीनी के डाल के पीता है। अब उसकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं, हुकूमत उसमें बिल्कुल ना पड़े। उस गरीब ने अपनी सस्ता जो जरिया उसके पास अवेलेबल है उससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े ये फैसले हो रहे हैं और किसी के जो कान तक वो जू नहीं रेंग रही। अभी तक ये कामरान, एक चीज हम क्लैरिफाई कर दें, ये असूली फैसले हुए हैं। इसके जो फॉर्मल
फॉर्मल अप्रूवल्स होना है, क्योंकि ये तो फैसले किए हैं इसाकदार साहब की जो कमेटी है उसने एक फैसला जिसमें 2,50,000 मेट्रिक टन की जो खाम चीनी है उसकी एक पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी की मंजूरी जो डार साहब ने खुद कल ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद वो दरामद होगी। और 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की जो दरामद है इसकी जो मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी से ली जाएगी, जिसकी सदारत करेंगे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब। फैसला पहले हो चुका है। औरंगजेब साहब से कहा जाएगा कि एज ICC चेयरमैन आप इस पे मेहरबानी करें, जरा स्टैंप लगा दें, क्योंकि आप वजीर खजाना, आपका भी ये काम है। तो कामरान जो इन्होंने अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है ये पार्ट एंड पार्सल है, ये हर फैसले में शामिल होती है। ये जो ब्रीफिंग हुई है इसके अंदर भी PSMA के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने वहां पे जो तजावीज़ दी मीटिंग में वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक उनकी तजवीज़ ये थी कि आप जो चीनी की जो स्मगलिंग हो रही है उसको चेक करेंगे, मुल्क में से ज़्यादा स्मगलिंग तो नहीं हो रही, उसको रोके। दूसरी तजवीज़ ये थी कि चूंकि अब शॉर्टफॉल तो आ रहा है तो हम फिर इस तरह करते हैं 1 नवंबर से जो क्रशिंग सीजन है स्टार्ट कर लेंगे, कामरान ये कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए जो इस मीटिंग में हुई, जिसकी उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, पिछले साल चीनी की जो खपत थी माहाना, उसको इन्होंने जो आपको याद है कहा था डाउनवर्ड इन्होंने नंबर्स रिवाइज किए थे, वो 5,33,000 मेट्रिक टन। तो इस साल अब उन्होंने कोई इंक्रीज नहीं दिखाई। चीनी की जो टोटल खपत है उसमें जो इन्होंने इंक्रीज दिखाई है सिर्फ 0.003% या 2,000 मेट्रिक टन उन्होंने पर मंथ उसमें इजाफा दिखाया। ये नंबर्स क्यों इस तरह पेश कर रहे हैं? ताकि लगे ना कि ज्यादा शॉर्टफॉल है। लेकिन जो फैसला हुआ है, फैसला ये हुआ कि 7.5 लाख टन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये स्टॉक्स जो हैं, जो मेरी कल बात हुई किसी सीनियर शख्स से जो काबीना के मेंबर भी हैं कि जी ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये ख्याल है कि जो स्टॉक्स हैं वो अक्टूबर तक होंगे, अक्टूबर से आगे स्टॉक्स नहीं होंगे, तो इसलिए हमें दरामद करनी पड़ेगी। बट इसमें कल हमने हुकूमत का वर्जन लेने के लिए हुकूमत से कल रब्ता भी किया, हमें ऑफिशियली कोई वर्जन नहीं दिया गया स्टोरी के लिए। सिर्फ ये हमें ज़राए से कहा गया कि हमारी तरफ से ज़राए से ये खबर चला दें कि चीनी की दरामद का फैसला इसलिए किया गया ताकि जो मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं उस पर काबू पाया जा सके। अब कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, ये सारा कैच है। और अगर कीमत की बात करें तो जो खुद PSMA ने हुकूमत को बताया कि बगैर टैक्सेस और ड्यूटीज के जो चीनी की इंपोर्ट है कराची पोर्ट के ऊपर वो पड़ेगी 153 रुपए, और मुल्क में इस पर चीनी है का जो रेट है सरकारी रेट मैक्सिमम 190 रुपए फी किलो है। ये है सारी कहानी। ये दरामद और बरामद का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को फ्री नहीं कर देती, और सिर्फ चंद बड़े मिल मालकान को ही फिर परमिशन नहीं होनी चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उस किसान को भी होनी चाहिए चीनी पैदा करता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे PIA की, क्या हुकूमत इस दफा PIA को प्राइवेटाइज करने में कामयाब होगी या नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। एक अटेम्प्ट पहले हुकूमत ने किया था, लेकिन जो कीमत मिली थी जाहिर है कि उसमें तो गवर्नमेंट बेच नहीं सकती थी। अब दोबारा एक कोशिश हो रही है PIA को प्राइवेटाइज करने की। तो शहबाज, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस दफा? कोई तगड़ी पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं PIA को लेने में? देखिए, कामरान हुकूमत ने पहला जो काम किया, उन्होंने जो उस वक्त के निजकारी के वजीर थे अब्दुल अलीम खान साहब, उनको हटा दिया, और इनके जो डूअर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं, और इन्होंने पावर सेक्टर में काफ़ी जो इस्लाहत हुई हैं, जो IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हुए हैं उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया। मोहम्मद अली को नया निजकारी का मशीर लगाया गया प्राइम मिनिस्टर का, उनके ये जुम्मे सारा काम है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों होपफुल हैं इस दफ़ा PIA बिक जाएगा। और कैसे बिकेगा वो तो बात की बात है। दो जो बड़ी हर्डल्स थी इसके अंदर, एक तो ये थी कि जो नए जहाज़ लेने हैं, चाहे आपने लीज पे लेने हैं या ख़रीदने हैं, जो नया पार्टनर आएगा इसमें PIA के अंदर, उसके ऊपर 18% GST था। जब पिछली बिडिंग फेल हुई तो उन्होंने कहा जी हम ये GST नहीं देंगे, आप इसको वेव करें। वो IMF ने वेव कर दिया है। ये एक हुकूमत की इसमें उनको अचीवमेंट है। दूसरा जो बैलेंस शीट थी पिछली दफ़ा वो भी नेगेटिव थी, नेगेटिव 45 अरब रुपया। वैसे तो उन्होंने तकरीबन 625 अरब रुपया बैलेंस शीट से जो कर्ज था वो उठा के कहीं और पार्क कर दिया, वो टैक्स पेयर्स उसको अब सेटल करेंगे। ये दो मेजर जो ऑब्स्टिकल्स थी इसके अंदर वो इन्होंने खत्म कर दी। अब नाज़रीन बात करते हैं जो पार्टीज हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इनका लगता है कंपटीशन हो सकता है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और उसके साथ ही
दो अहम जो एंट्रीज हुई हैं इस जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है पीआईए का, उसमें एक जो है हमारी फौजी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है और दूसरा बहरिया फाउंडेशन जो है, बहरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी की है। ये भी सामने है, दोनों फौजी फर्टिलाइजर जो है ये एज अ सेपरेट जो एंटिटी, इसके साथ अभी तक कोई पार्टनर नहीं है, ये इनके पास ऑप्शन है, कभी भी नया पार्टनर अपने कंसोर्टियम में ये शामिल कर सकते हैं। और जो बहरिया फाउंडेशन है वो एक सेपरेट कंसोर्टियम के अंदर शामिल है। इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है इस वक्त सीमेंट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर, रियल एस्टेट, ये जो शोबे हैं, इनके जो कारोबारी जो शख्सियात है, जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। और 5 जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निजकारी कमीशन में जो लास्ट डेट थी कल उसमें सबमिट करवा दिए हैं। अगर उसमें चंद बड़े नाम मैं ले लूँ प्रोग्राम से पहले खत्म होने से, उसमें जो पहला कंसोर्शियम है जिससे हुकूमत को काफी उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से बिड करेगा, लास्ट टाइम भी था, नहीं किया, लकी सीमेंट लिमिटेड है, हब पावर होल्डिंग्स है, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स है। ये एक बड़ा कंसोर्शियम है, इसकी हुकूमत की बड़ी तवक्को है इस कंसोर्शियम से। दूसरा जो है आरिफ हबीब ग्रुप है, फातिमा फर्टिलाइजर है, सिटी स्कूल्स है और इसमें लेक सिटी है जो गोहर एजाज साहब की है। फिर इसके अलावा जो तीसरा कंसोर्शियम है फौजी फर्टिलाइजर का, जिनसे हुकूमत को उम्मीद है कि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये इसके हवाले से कामरान जो बिड करेंगे और कोई बेहतर प्राइस इनको मिल सकती है। 2 और पार्टीज हैं जिसमें एक एयर ब्लू भी है और एक इंटरेस्टिंग कंसोर्शियम है जिसमें कंसोर्शियम में ऑगमेंट सिक्योरिटीज हैं, सीरीन एयर लाइन है जो पाकिस्तान की, बहरिया फाउंडेशन जो पाकिस्तान नेवी की है और मेगा CNS होल्डिंग्स हैं। तो लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है। अभी तक जो पार्टीज हैं अच्छी पार्टीज मैदान में आई हैं, होपफुली इस दफा हुकूमत को बेहतर कीमत मिल जाएगी। बिल्कुल, अदरवाइज जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ना सिर्फ PIA या ओवरऑल जो भी हम कोशिश कर रहे हैं निजकारी की, अभी तक उस तरीके से हमें कामयाबी मिल नहीं पा रही। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।